मेहरबानी फरमाए कुछ 10 मिनट के लिए मुझे पीसी समझ रहे हैं आप, हैं अपना मोबाइल समझ रहे हैं। जिस तरह हम बड़ी तवज्जो के साथ अपने मोबाइल को देखते हैं, पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है, तो मुझे समझ रहे हैं आप। तो देखिए कुर्बानी किस पे लाजिम है? नंबर 1, जिसके पास 7.5 तोले सोना हो। कितने तोले? 7.5 तोले, या 52.5 तोले चांदी। इस वक्त 52.5 तोले चांदी की मालियत जो है वो 1,37,000 रुपए है कमो बेश। आज से तकरीबन कोई 3-4 दिन पहले जब मैंने इसकी रकम देखी तो 1,37,000 थी। लेकिन ये याद रखिएगा डेली बेसिस पर रोजाना की बुनियाद पर इसकी जो अमाउंट है, इसका जो रेट है वो कम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप आज देखना चाहें तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं करना, अभी इस वक्त नहीं करना, बाद में जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 52.5 तोले चांदी की मालियत कितनी है। इतनी होगी या तो एक 35 पे चले गई होगी या ज़्यादा हो गई होगी, फिर 40 पे पहुँच गई। तो दूसरी शर्त है 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर अपना 52.5 तोले चांदी। नंबर 3, या 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर उसके पास रकम जो हालत असरिया के अलावा हो। हालत असरिया वो चीज़ें होती हैं जिनके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, जैसे पहनने के कपड़े हैं, सवारी है, अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो उसके औजार हैं, उसके आलात हैं, ठीक है ना, घर है अपना, और घर के तमाम कमरे जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है, ये हमारी हालत असरिया है। तो आपके पास ये रकम जो है ना, ये चीज़ें जो है ये हालत असरिया के अलावा होनी चाहिए। और अच्छा, रकम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्राइस बॉन्ड आता है। अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ और कर्ज मिलने की उम्मीद है कि भाई वो कर्ज दे देगा, उसने कहा भाई 2 महीने बाद या 2 दिन बाद आपको दे दूंगा, और आपको पता दे देगा, तो ये भी इंक्लूड होगा। ठीक है, इस पर प्राइस बॉन्ड है। आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं, पॉकेट में जितने पैसे हैं, घर में आपने पैसे दिए हुए हैं, अम्मी को आपने दिए कि भैया रख लें मैं आपसे ले लूँगा, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना आपकी रकम में आएगी। और ये हालत असलिया के अलावा होनी चाहिए। क्या मतलब? जो आपके ज़रूरी एक्सपेंसिव होते हैं ना, उनके अलावा होने चाहिए। जैसे कि माहाना के अखराजात हैं, पेट्रोल के पैसे हैं, अगर आपने कोई BC डाली हुई है तो उस महीने की निकालेंगे। इसी तरह बच्चों की फीसें हैं, किराया है, किराए के मकान पर रहते हैं, तो ये हालत असली। इनके अलावा अगर आपके पास 52.5 तोले चांदी है या 52.5 तोले चांदी की मालिक की बराबर रकम है, या इतना ही मालिक तिजारत। मालिक तिजारत क्या होता है? यानी कि वो माल जो दुकानों में होता है ना बेचने की, वो मालिक तिजारत। आपकी अपनी दुकान और मालिक, इतना मालिक तिजारत है आपके पास। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी, सोना चांदी, मालिक अपना सोना चांदी, और 52.5 तोले चांदी की मालिक के बराबर रकम 3, और यह इतना मालिक तिजारत। नंबर 5, घर में गैर जरूरी सामान इतना है। ये बड़ी अहम चीज आपको बता रहा हूं जो बहुत से लोगों को पता नहीं होता। घर में गैर जरूरी सामान इतना है कि अगर उसको जमा किया जाए तो उसकी लागत 52.5 तोले चांदी की मालिक के बराबर पहुंचे, मतलब 1,37,000 जो मैंने आपको बताया। क्या मतलब गैर जरूरी सामान? आपके पास 2 लैपटॉप है, एक यूज में है, आप उसको यूटिलाइज करते हैं, दूसरा फारिग, तो आपके पास 2 मोबाइल है, एक फारिग है, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। आप घर में 2 फ्रिज हैं, एक इस्तेमाल ही नहीं होता, 2 इस्त्रियां, एक इस्तेमाल नहीं होती। बात समझ में आ रही? अगर इसको जमा करके इसकी लागत देखी जाए, इसका रेट लगाया जाए, तो अगर वो 52.5 तोले चांदी की मालिक के बाद, इसी तरह कपड़े हैं जो अभी अनसिले हैं, जो आपने पहने नहीं, ठीक है, आपने कहा यार बना दूंगा यार, या अब वो कपड़े हैं जो आपने पहनना छोड़ दिए लेकिन आप किसी को दे सकते हैं पहनने के लिए, तो ये गैर जरूरी सामान इतना है। आपके पास कुछ भी नहीं है, सोना चांदी माली तिजारत पैसे कुछ भी नहीं, लेकिन गैर जरूरी सामान इतना हो गया, लेकिन इस सूरत में भी आपकी कुर्बानी लाजिम हो जाती है। इसी तरह आपने कोई घर जो है वो किराए पे दिया हुआ है, एक घर है अपना, एक घर जो है वो किराए पे दिया हुआ है, चूंकि वो इजाफी है तो उस पर भी कुर्बानी लाजिम होगी, ठीक है। इसी तरह कोई दुकान आपने दी हुई तो आप पर होगी। तो ये बड़े अहम मसाइल होते हैं जिनका सीखना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है। और इसी तरह ये भी एक मसला याद रखें कि हम ये समझते हैं कि भाई घर के तमाम अफराद पर कुर्बानी लाजिम है तो हम एक बकरी ले आते हैं जो सबकी तरफ से इनफ हो, तो ऐसा नहीं है। अगर 5 अफराद हैं
और पांचों के पांच जो है वो साहिब निसाब हैं, यानी कि 52.5 तोले चांदी की मालिक के बराबर उनके पास रकम है, तो अब पांचों अफराद पर कुर्बानी करना लाजिम है। अब जरूरी नहीं कि अपना जानवर लेकर आए, आप हिस्सा डाल दें। अब हिस्से भी बड़े महंगे हुए हैं, उस दिन मैंने देखा तो 22-23 हज़ार रुपये का हिस्सा, किसी दौर में 25-26 की कई जो छोटा जानवर आ जाता था, किसी दौर की बात, ज़्यादा दूर ना जाए, तकरीबन 2020, 17-16 की बात है, तो इतने में बकरी वगैरह आ जाती थी, ठीक है। लेकिन अब महंगाई हो गई है, तो अब एक हिस्सा ही जो है वो कोई 22 का है, कहीं पे सरानी में 19 का है, कुछ इस तरह का है, तो ज़रूरी नहीं है भाई। इसी तरह बात औरतें कहती भाई अब सोने का क्या करें, सोना हमारे पास है और चांदी भी है, तो हम पर तो कुर्बानी लाजिम हो रही है, लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं, तो अब क्या करें। तो हम कहते हैं देखें भाई, जब आप पर कुर्बानी लाजिम हो गई है ना, तो अब बाहर सूरत आपको कुर्बानी करनी है। अब हमसे ना पूछें आप, एक तो आपको कुर्बानी लाजिम नहीं थी, तो नहीं है, फिर अगर कुर्बानी लाजिम हो गई है इसका मतलब आपके पास वो निसाब है, उस क्राइटेरिया पर जो शरीयत मुताहरा ने बताया उस पर आप उतर रहे हो। जब उतर रहे हो तो अब शोहर कहे कि मैं बकरी कर रहा हूं ना, मैंने हिस्सा डाल तो दिए, तो भाई वो तो आपने अपनी तरफ से डाला है ना, वो तो आपने अपनी तरफ से डाला। आपकी जोजा पर भी जो है कुर्बानी लाजिम है, तो वो अलग करेंगी। इसी तरह बालिग बच्चे हैं, बालिग हैं, वो अगर इस्तेताअत रखते हैं साहिब निसाब में, तो अलग करेंगे, एक बार नहीं आप कर सकते। हाँ इतना कर सकते हैं, अगर घर के 7 अफराद हैं तो एक गाय है, और आपको पता है कि जो बड़ा जानवर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने हिस्से हो सकते हैं, 8वां हिस्सा हो ही नहीं सकता, 8वां होगा तो किसी की कुर्बानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 7 हिस्से हो सकते हैं, तो आप इस तरह करें, लेकिन आपको देना। अब औरतें कहती हैं भाई मैं, जो आप में मैरिड हजरात हैं वो इस बात को समझेंगे कि भाई औरतों के लिए जो है ना सोना ऐसी है कि जैसे उनकी जान, वो नहीं तोड़वा सकते, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, ठीक है। आप कहें तो सही मैं जान दे दूंगी लेकिन सोना नहीं दूंगी, अब क्या करना है, अब पैसे भी नहीं है, तो भाई देखें या तो कर्ज लें या सोने का कुछ हिस्सा जो है ना आपको तोड़वाना पड़ेगा। अगर नहीं तो अपने शोहर को कहते हैं, शोहर आपकी जानिब से करते हैं, लेकिन अपनी वो करेगा और आपके लिए इजाफी पैसे निकालेगा, ठीक है जी। ये मसला मैंने बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दी है, और आज चूँकि आज आखिरी दिन हो सकता है, तो एक हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी पाक ने फरमाया जो कुर्बानी, मफहूम बता रहा हूँ, जो कुर्बानी करे उसको चाहिए कि जब तक कुर्बानी ना हो, यकम ज़िलहज से लेकर जब तक कुर्बानी ना हो, वो गैर ज़रूरी बाल ना उतारे, और जो कुर्बानी नहीं कर सकते अगर वो भी इस हदीस पर अमल कर लेंगे तो उन्हें भी कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा, तो वो यकम ज़िलहज से। तो आज सऊदी अरब में तो चांद नज़र आ गया, वहाँ आज पहली है, तो हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता हूँ तकरीबन एक दिन का ही फ़र्क होता है, तो 95% तो यही है कि कल पहली हो ज़िलहज की, तो जो कुर्बानी कर रहे हैं अच्छा, लेकिन ये मुस्तहब अमल है, कोई ज़रूरी नहीं, करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ज़रूरी चीज़ें बताई हैं, इस पर अमल कीजिएगा और गौर कीजिएगा। अगर आपके घर वाले कुछ गलती कर रहे हैं तो आप उनको बताएं कि भाई ये गलती हम कर रहे हैं, हम पर कुर्बानी लाजिम है, हम पर कुर्बानी लाजिम नहीं है, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक देता है। अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, कौन कौन लास्ट क्लास में नहीं आ सका? बस एक ही हैं, 2, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एस्टिमेट ख़त्म कर दी थी और हमने एक लाइब्रेरी पढ़ी थी AOS किसी ने प्रैक्टिस करी घर जाकर? तो किसी ने टेस्ट किया चला कि कैसे चलती है? नहीं कर सके, अच्छा। बहुत आसान है वैसे, इसको समझने में लास्ट क्लास में किसी को इशू हुआ था, बहुत फास्ट हमने कराया था। क्या स्टेप थे वो हम ज़रा रिपीट कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं CSS की तरफ। पोस्टिंग अभी तक किसने कर ली है? अच्छा, अपनी अपनी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट, बाकी लोग भी अपना जो भी असाइनमेंट बनाए उससे पोस्ट लाजमी करिएगा, ठीक है। एक तो गूगल क्लासरूम पे डालते हैं वो, ठीक है, पोस्ट करके गूगल शीट की भी लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ पे आप लोग अपना असाइनमेंट पोस्ट कर दिया करें, लिंक ऐड कर दिया करें,
क्लास की डेट के हिसाब से। लाइब्रेरी का नाम था AOS, एनिमेट ऑन स्क्रॉल, एनिमेट स्क्रॉल, बस ये नाम भी याद रह गया ना, अगर आपको एनिमेट स्क्रॉल आपका काम हो जाएगा। कभी ज़िंदगी में जब आप कभी सालों बाद भी यूज़ करते ना, याद आ जाता है स्क्रॉल और एनिमेट, या गूगल पे लिखेंगे तो ये लाइब्रेरी आ जाएगी। इस तरह की और भी लाइब्रेरीज हैं जो कि इस तरह की एनिमेशन प्रोवाइड करती हैं और बहुत ईजी है। अगर बिल्कुल एंड में जाऊँ मैं तो मेरे पास ऑप्शन था CDN सोर्सेज का। हम CDN यूज़ करेंगे HTML CSS में हर जगह, क्योंकि HTML वेबसाइट बिल्कुल स्टैंड अलोन होती है। स्टैंड अलोन मीन जस्ट वन फाइल होती है, उसके साथ कोई पैकेज मैनेजर नहीं होता हमारे पास, कुछ नहीं होता, जस्ट एक HTML की फाइल होती है, एक CSS की, जावास्क्रिप्ट की। तो इसका मतलब हमारे पास कोई ऐसा इंजन नहीं है, कोई ऐसी स्टोरेज नहीं है जहाँ पे हम ये लाइब्रेरी पूरी इंस्टॉल करके रखें। तो इस वजह से इस तरह की चीज़ों में हम यूज़ करते हैं CDN। CDN ये होता है कि लिंक करा देता है और डायरेक्ट वहीं से जो भी हमें डेटा चाहिए होता है वो वहीं से रीड और राइट होता है सर्वर से। तरीक़ेकार क्या है, बिल्कुल सिंपल है। आप अगर अपने कंप्यूटर पर शेयर हो रहे हैं तो बस इन्होंने कहा है कि CDN सोर्सेज, CSS लिंक और जावास्क्रिप्ट लिंक और फिर इनिशियलाइज AOS। इनिशियलाइज करने से क्या होगा कि उसका फंक्शन फायर हो जाएगा, जिससे आपकी एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जब आप स्क्रॉल करोगे आपकी एनिमेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं आया CSS मैंने यहाँ कॉपी करी थी Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर दी थी। आप देख रहे हैं हेड के टैग के अंदर, हेड के टैग के अंदर हम सारे लिंक्स अपनी पेस्ट करते हैं और मेटा डेटा टैग भी यही होता है, टाइटल भी यही होता है। ये बात क्लियर है। जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है स्क्रिप्ट, ये भी आप हेड के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन इसको फिल्टर किया जाता है बॉडी के एंड में। उसकी वजह हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे किस वजह से, लेकिन बॉडी का टैग क्लोज होने से पहले आप ये कर लें। ये डिफ से पहले क्या मैंने डिफ को ऊपर ले जाता हूँ और अगर आप देखें स्क्रिप्ट का टैग ओपन हुआ, क्लोज हुआ और एक स्क्रिप्ट का टैग, मतलब दो टैग मुझे कहा है मैंने लगा दिए और उसके बाद मेरी वेबसाइट एनिमेट होना शुरू हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको रीसेट कर दूँ, देखें आप सही एनिमेट हो रही है। इसमें किसी को कोई इशू कैसे हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, हम आते हैं अपनी बुक पे HTML एंड CSS। हमने बहुत तेज़ी से कवर किया अपने चैप्टर्स। हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी आई थिंक 20 को या 21 को, तो 20 दिन हो गए हमें, 3 वीक्स। HTML तो हमने पढ़ लिया क्योंकि इसमें कुछ खास था नहीं, जस्ट स्ट्रक्चर था। CSS सारी डिपेंड है आपकी अपनी मेहनत पे कि आप कैसे इसको मेहनत करते हो, कितना ज़्यादा उसको अंडरस्टैंड करते हो। क्योंकि देखो बिल्डिंग हर कोई बना लेता है, टाइलें भी हर कोई लगा लेता है, लेकिन किसी के हाथ में बहुत सफाई होती है, तरीके से लगाता है, कोई बिल्कुल बस रख के चले जाता है। हालांकि कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें फ़र्क वाज़ेह हो जाता है कि कौन एक्सपर्ट था, सीनियर था, कौन बस ऐसे ही दिहाड़ी में बस लगा के चले गया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें फ़र्क महसूस हो जाता है, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। ये तो सारा मामला ही दिमाग का है, इसमें कितना फ़र्क महसूस होगा आप लोग खुद अंदाज़ा करें, ठीक है। तो सारा NSR आपकी मेहनत पे कि आप कितना CSS को अंडरस्टैंड करते हैं, कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, सारी बात इस पे, ठीक है। अब जैसे कोई बंदा जिम जाता है, सही है,
वो मेहनत करेगा उसकी बॉडी बन जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं है। आप मेहनत करो उससे जैसी बॉडी बन जाएगी। इसमें ऐसा नहीं हो, क्योंकि दिमाग का इलाज ही बड़ा मुश्किल होता है, दिमाग की हर चीज़ मुश्किल होती है, क्योंकि कोई ज़ाहिरी चीज़ नहीं है दिमाग, है ना। बस समझ आ गई, समझ आना भी मुश्किल नहीं होता, अगर आप मेहनत करोगे तो हर चीज़ हो जाती है। इंट्रोड्यूसिंग CSS मैंने बताई थी इसकी फुल फॉर्म, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हमारे पास 3 तरह की CSS होती हैं, इसी तरह 3 तरह की जावास्क्रिप्ट भी होंगी। 3 तरह से मेरा मुराद ये है कि किस तरह लिख सकते हैं इसको। अगर देखा जाए तो CSS एक होती है इनलाइन, जो कि आप टैग के साथ लिखते हो, और वो हम कर भी चुके हैं कि आपने डायरेक्ट स्टाइल का टैग लगाया कहीं भी और आपने शुरू कर दी बैकग्राउंड कलर लगाना या ETC जो भी। एक होती है इंटरनल ऐसे बनती है कि आपने हेड के टैग के अंदर लिंक का टैग लगाया ना, हेड के टैग के अंदर आपने लिंक का टैग लगाया था CSS कनेक्ट करने के लिए। इसी तरह स्टाइल का टैग आप लगाते हो HTML के अंदर, ये कहलाती है इंटरनल CSS। ये बात भी क्लियर है, इनलाइन, इंटरनल, और एक होती है एक्सटर्नल CSS, जिसकी फाइल ही अलग होती है, उसको आप कनेक्ट करते हो बस कि भाई ये फाइल है वहाँ पे, और जो भी आपको CSS रीड करनी है वहाँ से करना। इससे मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं क्योंकि सफाई भी रहती है, आपकी सारी CSS अलग, सारी HTML अलग। इनलाइन कब काम आती है, जब थोड़ी सी CSS लिखनी हो, चंद कुछ ही वर्ड्स लिखने हो, या फिर मैंने आपको बताया था कि कभी ऐसा होता है कि हमें बाय सर्वर कोई चीज़ भेजनी होती है, जैसे कि ईमेल टेम्पलेट हो गई, इस तरह से और भी टेम्पलेट्स होती हैं जो कि API के ज़रिए आप पूरी HTML की फाइल भेज देते हो एक जगह, और वो वहाँ पे जाके डिस्प्ले होती है। तो वहाँ पे भी इनलाइन और इंटरनल CSS की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम 2 फाइलें नहीं भेज सकते, एक ही कोड भेज सकते हैं। सही है। पहले अगर आप देखो तो कंप्यूटर में हैकिंग हो जाती थी, उसमें क्या होता था कि क्रोम के अंदर लोग जावास्क्रिप्ट में कोड लिख के भेज देते थे, वेबसाइट क्रैश हो जाती थी। क्योंकि मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, पहले जब शुरू की बात है कि कोड भी आप कोई ऐसा वर्ड लिख के भेज दो तो वो जावास्क्रिप्ट को रीड कर लेती थी और मसले हो जाते थे। तो ऐसी वेबसाइट्स अभी भी हैं जहाँ पे आपको कोड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे व्हाट्सएप पे अगर आप किसी को भेज लो काम, और इन केस व्हाट्सएप बोले कि मैं HTML भी रीड करूँगा आपसे, आप HTML का कोड लिख के भेज दो, मैं आपको ऐसी टेम्पलेट बना के दिखा दूँगा व्हाट्सएप पे, तब भी आप पूरी फाइल नहीं भेज सकते, सिर्फ कोड भेज सकते हो। इसी तरह मेरा ख्याल है पावर पॉइंट में भी आप सिर्फ कोड लिख सकते हो, फाइल नहीं अपलोड कर सकते। इन जगहों पे हम इंटरनल या इनलाइन यूज़ करते हैं। बाकी वेबसाइट पे जहाँ जहाँ बड़ा काम होता है वहाँ एक्सटर्नल CSS ही यूज़ हो रही होती है। ठीक है, कोई इसमें खास बात नहीं है। स्टाइल का टैग हमने लगाया, इसके अंदर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल बॉडी, कर्ली ब्रैकेट, बैकग्राउंड कलर टोमेटो, यहाँ आया तो मेरा टोमेटो कलर हो गया। किसी को ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। अच्छा, इसी तरह ये चीज़ हटा दूँ मैं, अगर स्टाइल का टैग मैंने यहाँ कमेंट कर दिया, यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ, दिस इज कॉल्ड इंटरनल CSS। अच्छा, अब मेरी बॉडी बिल्कुल वाइट हो गई, स्टाइल हट गया। अब मैं इनलाइन लगाना चाहूँ तो बॉडी में आया, स्टाइल लगाया और बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हर टैग के अंदर स्टाइल का टैग मौजूद है। ठीक है ना, उसको हम यूज़ करें ना करें वो हमारी सवाबदीदी है कि हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, हमें ज़रूरत है नहीं है। बाकी हर टैग के अंदर जो भी इमेज हो, वीडियो हो, किसी भी तरह का टैग हो, हमारी स्टाइल मौजूद है। हाँ सर, एक अच्छा कोड लिखने के लिए कौन सी CSS अप्लाई करनी है? एक्सटर्नल। कुछ मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जरा।
जैसे कि ये हमने HTML फाइल बनाई है index.html, इसके अंदर हमने कोड लिखा हुआ है HTML का। अच्छा, मैंने एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाया था अपने ही नाम से, तो उसमें मैंने 2 दिन ऐसे प्रोजेक्ट बनाए थे। उसको थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो मेरा भाई बना लेता था। तो ये वाले ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, आप इसको कॉपी करो, अपने पास पेस्ट करो, आप चला लो, तो दूसरे सेम इमेज बनाने हम बड़े रहेंगे वो के लाएंगे। तो मैं उससे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि HTML की फाइल मैंने आपको व्यू करा दी, उसके अंदर नॉर्मल कोड था। CSS की फाइल अगर मैं आपको व्यू कराऊँ तो उसमें देखो सफाई से उसकी CSS लिखी हुई है कि क्या क्या है। मैंने बताया है कि बॉडी मार्जिन 0 होगी, ओवरफ्लो हिडन होगा, कंटेनर क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ते हैं कि किस तरह वर्क करती है। ठीक, इसमें टैग्स वगैरह नहीं CSS में टैग्स नहीं होते, जावास्क्रिप्ट में CSS नहीं होती, ना HTML होती है, वो एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। और HTML में सिर्फ टैग्स होते हैं, जस्ट नॉर्मल कंटेंट। अच्छा, रूल्स, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज, ये देख लेते हैं कि किस तरह वर्क करती है। ये कहलाता है सेलेक्टर। अगर यहाँ आप इसकी डायग्राम देखें, ये है सेलेक्टर। सेलेक्टर मीन जिस पे CSS अप्लाई होगी, ठीक है, उसको सेलेक्टर बोलते हैं। सेलेक्टर के आगे लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? इनलाइन में तो हम कॉलन लगाते थे, इसमें क्यों लगा रहे हैं इस कर्ली ब्रैकेट? कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगाया जाता है यहाँ भी और जावास्क्रिप्ट में भी, जब हमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी हो किसी स्पेसिफिक सेलेक्टर पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये डिफाइन करता है, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट मल्टीपल इंफॉर्मेशन को एक जगह अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने ये बॉडी यहाँ से हटाई, पहले हम बना लेते हैं। अच्छा, मुझे इनलाइन इंटरनल यहाँ कमेंट करने की जरूरत तो नहीं, आप लोगों को मालूम तो कि स्टाइल का टैग लगेगा। हमें लगाना है ये HTML के लिए क्या एक्सटेंशन थी, .html। CSS के लिए हमारे पास CSS, बिल्कुल। अगर मैं डायरेक्ट अगर फाइल क्रिएट ना करूँ और लिंक कर दूँ, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, HREF मतलब कहाँ लिंक कराना है, style.css। अच्छा, ये CSS बहुत सारी तरीके की होती है, मतलब लिंक बहुत सारी तरीके के होते हैं। एक स्टाइल शीट के लिए होता है और बाकी कुछ और वजूहत के भी होते हैं। तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि रिलेशन जो है स्टाइल शीट का है, और HREF जो है हमारी फाइल कहाँ मौजूद है वो हमने बता दिया, एड्रेस style.css। style.css अभी मौजूद नहीं है, मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा है और इस पर होवर किया, तो देखो आ रहा है फॉलो लिंक। कंट्रोल प्रेस है, होवर कर रहा हूँ, आ रहा है कंट्रोल फॉलो लिंक। इस पर क्लिक किया, अब मुझे एरर दे रहा है नेवर टू ओपन style.css, लेकिन नीचे ऑप्शन भी दे रहा है क्रिएट फाइल कर दूँ, मैंने कर दो, उसने मेरी फाइल क्रिएट कर दी है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने एक ये तरीका ही बता दिया ताकि आसानी से लिंक हो जाए, कोई शुबा भी ना रहे कि हमारी लिंक हुई है नहीं हुई, क्योंकि स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। आपको मालूम है जैसे क्रिप्टो में जब आप पैसे ट्रांसफर करते हो इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, और एड्रेस में एक वर्ड भी मिसिंग हो जाए, लाखों की अमाउंट है, कोई रिकवरी नहीं होती, वो एड्रेस की गेम होती है सारी। तो इसको भी इसी तरह समझे, एक वर्ड कैपिटल स्मॉल हो गया तो आपकी लिंक नहीं होगी, ठीक, नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। अच्छा, फाइल हमारी बन गई। अब क्या मैंने बताया था, सेलेक्टर और उस पर अप्लाई करनी है CSS। सेलेक्टर मैंने लगा दिया, जैसे कि बॉडी क्या है, एक टैग का नाम, इसके आगे लगाया कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ मैंने बोला बैकग्राउंड कलर दीजिए हजरत, कौन सा वाला दें, टील दे दो, टील आ गया। उसको हमने कहा ज़रा सा ऑरेंज कर दो, ऑरेंज हो गया, सही है, ठीक है, मतलब कलर दे दिया। अब नेक्स्ट लाइन में इसको मैं अगर बताऊं, यहाँ देखो मैंने कॉलर लगाया है, कॉलर नहीं सेमी कॉलर, ये है कॉलर।
कॉलेज वहाँ लगता है जहाँ किसी प्रॉपर्टी के अंदर आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, ये कहलाती है प्रॉपर्टी, ये उसकी वैल्यू, ऐसा ही सेलेक्टेड प्रॉपर्टी वैल्यू। अब प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए आपने कॉलेज लगा दी, समझिए कि हम असाइन कर रहे हैं, और जहाँ आपको स्टेटमेंट अपनी खत्म करनी होगी वहाँ आप लगाओगे सेमीकोलन, वहाँ वो बात खत्म हो जाएगी। अब होगी दूसरी बात शुरू। यहाँ हमने बोला कि क्या करो भाई, विथ दे दो 200 पिक्सल, 200 पिक्सल दे दी, इसको करते हैं 500 पिक्सल। इसने जो अपनी बॉडी का अंदर जो कंटेनर था वो इतना कर दिया। अच्छा, ये हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, बॉडी भी हटाते हैं। अब बताओ किस पे लगाएं सीसेस? डिफ पे लगा दो। एक काम करता हूँ, ये जो है ना पूरा हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। अच्छा, जब हम CSS पढ़ रहे थे ना, 2018 की बात है, तो अब खैर आप लोगों को महसूस हो ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें खुशबू महसूस होती थी जब हम पढ़ने आते थे अपनी IT क्लास में। एक अलग ही खुशबू आती थी कि भाई हम पढ़ने आ रहे हैं, एक अलग फीलिंग, वाइब्स होती हैं। तो अभी CSS पढ़ रहा हूँ तो वही वाली वाइब्स रिपीट हो रही हैं। आप लोग भी जब पढ़ के निकलोगे आप लोग को भी ऐसी चीज़ें महसूस होंगी कि एक ज़माना था भाई हम भी कभी करीब हुआ करते थे, मतलब पढ़ने आते थे। लिंक के टाइम में तो किसी को कोई इशू नहीं है ना, सिंपल है, लेकिन ये तब तक नहीं आएगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो भले ही सिंपल है। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, जब मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ाना शुरू किया अपने बैच 11 में, तो मैंने कहा यार इसमें मैथ जो है बहुत सिंपल है। आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में बहुत सारी मैथ पढ़ी हुई, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, फिर और क्या होती है, नहीं कुछ और भी नाम था, ज्योमेट्री। तो इतनी सारी चीज़ें, लेकिन आपने शायद कभी किसी से सुना हो कि उसने यूज़ करी हो कहीं जिंदगी, लेकिन सारा दिमाग वही खाती थी भाई 2 का स्क्वायर रूट क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, बहुत सारी चीज़ें। सही है। हाँ, एक चीज़ मैंने देखी जब मैं पाइथन पढ़ रहा था, तो एक वर्ड था, पता नहीं क्या वर्ड था, वो मैथ का यूज़ हो रहा था जस्ट पाइथन में, और वो पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। तो जिसने नहीं पढ़ा उसको वो नहीं आता, लेकिन वो इतना सा वर्ड है, आप गूगल पे सर्च करो आपको बता देगा भाई ये कैसे होता है। किसी ने कैलकुलस पढ़ी? किसने? अच्छा, कैसी है? खतरनाक। वो भी बहुत ऊंचे लेवल पे किसी कंपनी को ERP वगैरह बनानी हो तो आपने कैलकुलस पढ़ ली, खुद ही से पढ़ ली, कोई मसला नहीं। दुनिया में कोई ऐसा इल्म नहीं है जिसके लिए आपको पूरा साल देना पड़े। अगर हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो आपने देखा 2 हफ्ते में हमने HTML पढ़ के ख़त्म कर दी। CSS भी 6 हफ्ते CSS के लगा लो, 4 हफ्ते CSS के लगा लो, फिर जावास्क्रिप्ट आ जाएगी, वो भी पढ़ के ख़त्म। मतलब चेंज कितनी जल्दी हो रहा है, और ज़िंदगी इतनी तरह मूव बहुत तेज़ होती है। अच्छा, बाहर का सिलेबस हमें पढ़ाया नहीं जाता, तो जो मैथ हमने पढ़ी है ना अभी तक वो, अच्छा ये बात जब मैंने एग्जांपल दी ना तो एक बच्चे ने कहा सर मैंने तो मैथ में मास्टर किया हुआ है, कराची यूनिवर्सिटी से बोला है, पता नहीं कहाँ से पूरा बोला, लेकिन मेरे पास मैथ की डिग्री है, मास्टर किया है। तो मैंने एक बच्चों को लॉजिक लिख के दी, भाई ये मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस माइनस का, आप इसका आंसर बता दो। तो सब ने गलत बताया, सब ने गलत बताया। एक जनरल क्वेश्चन हट के बोल रहा हूँ, 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 4, एक सेकेंड ना, मेरे पास है नहीं, पता नहीं, लेकिन ट्राई करता हूँ लिख के। इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कोई रॉकेट साइंस नहीं, जस्ट 46 सही है। और कोई? 46 सबका 46
इसके बाद दूंगा असली क्वेश्चन। ठीक है भाई, ज़बरदस्त है, समझ आ रहा है आपको? अच्छा एक सेकेंड, अगर हम इसको कर दें माइनस, 8 की जगह कर दूं, यहाँ कर दूं माइनस, फिर 26 ठीक है भाई, ये भी सही है। और अगर यही काम इसका एक बोला -2, एक बोला 32, 38 -38 -2। अच्छा मेरे पास क्वेश्चन है, लेकिन जो मैथ अभी आप लोगों ने पढ़ी ना, यही मैथ सारी मतलब इसी पे प्रोग्रामिंग बेस करती है। पूरी प्रोग्रामिंग आप कह लो, या इसके अलावा भी जो फील्ड्स हैं उसमें यही मैथ इतनी ही चाहिए होती है कि आपको बस ये पता हो कि बोर्ड मास रूल यूज़ होगा। किसकी? देखो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है ना, उस चीज़ की लाइब्रेरीज बनी हुई हैं। और जब हम कोई लॉजिक लिखने बैठते हैं तो लॉजिक एक वर्ड की होती है, एक पोर्शन की होती है, उसके लिए हमें सिर्फ रिसर्च करनी पड़ती है, वो भी इजीली निकल आता है क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास होता है, आपके पास पूरी चीज़ें होती हैं। तो मैथ की सिर्फ आपको इतनी ही ज़रूरत है जितनी मैंने यहाँ बताई, बोर्ड मास रूल। फिर आपको ये बताओ कि भाई अगर कहीं ब्रैकेट आ रहा है तो वो ओपन कर लो, फिर डिवीजन कर लो, फिर मल्टीप्लिकेशन कर लो, फिर उसको सही है, बस इतना पता होना चाहिए। इसीलिए कुछ बच्चे मुझसे लास्ट क्लास में पूछने आते हैं कि यूनिवर्सिटी पढ़े BScs ये वो, तो जब हम अपनी कंपनी में थे तो वहाँ BScs के लड़के थे, तो वो बिजनेस डेवलपर थे और उनकी सैलरी मेरे ख्याल कुछ 25,000 रुपये थी। और 25,000 रुपये 2018 में तो 2019 में तो अच्छी मानी भी जाती थी कि हाँ भाई लोग सुकून से काम करते हैं, तो कोई है ही नहीं। अब तो आप रिश्ता लेके जाओ, लाख रुपये बोलो, लाख रुपये है सैलरी लड़की की, तो बोले कि लाख रुपये में क्या आता है, ऐसा है नहीं है। तो हाँ भाई, यूनिवर्सिटी जाओ, जिम जाओ, स्विमिंग करने जाओ, कहीं भी जाओ, ये सारी एक्टिविटीज़ रखो अपने मतलब होता है ना एक कमाने का, इंसान सोचते हैं कि भाई ये पढ़ के मैं कमाऊँगा, तो उससे हट के बिल्कुल एक पार्टी करने जाओ, कहीं भी जाओ, पार्टी से बड़ा टाइम पास, ठीक है। जो ये पता है ये इतनी बहुत है। CSS भी आपको सिर्फ उतनी ही CSS में सिर्फ आपको उतनी ही इंग्लिश की ज़रूरत है जितनी आपको समझ आ रहा है और बोलने में आता है कि भाई बैकग्राउंड कट लगाना है तो कैसे लगेगा, बॉर्डर को राउंड करना है तो बॉर्डर रेडियस, और अगर ऊपर नीचे पैडिंग देनी है तो पैडिंग लगेगी, मार्जिन लगेगी, तो इतनी ही इंग्लिश की ज़रूरत है, सही। अगर आपका मास्टर क्या हुआ लड़का इंग्लिश नहीं बोले, आपको उसको इंग्लिश बोलने नहीं आया, आप क्या बोलोगे, पढ़ा लिखा है या नहीं, अंगूठा छाप। अगर मास्टर अच्छा यही अगर 8th क्लास का बच्चा इंग्लिश बोले फटाफट तो आप बोलोगे ये है लड़का पढ़ा लिखा, ऐसा ही है ना। तो तालीम का मेयार यही ये कि आपको जो मालूमात है आप दूसरी जगह पहुंचा दो और दूसरे से जो मिल रही है इंटरनेशनल आप अज्यूम कर लो। क्योंकि देखो जब आप लोग जाते हो ना वीज़ा वगैरह लगाने, इंग्लिश में बात करते हैं, आपको अगर समझ आती है तो आपका वीज़ा लगा देते हैं। अगर भले आप पढ़े लिखे हो, आपको इंग्लिश बोलने नहीं आ रही, आपको रिजेक्ट हो जाता है सब कुछ, सही है ना। तो CSS हो गई, मैं ये जितनी भी चीज़ें हो गई सारी नॉर्मल इंग्लिश में बेस है। अभी हम लगा के देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ लगाया डिव, मैंने लिखा डिव, डिव का मतलब बॉक्स, इसमें मैंने लगाई। अब मुझे ये बताओ, ये एक तरीका तो ये कि मैं सेलेक्टर
सेलेक्टर यहाँ क्या है, मुझे डिप पे स्टाइल लगाना है। CSS में आके क्या बोलूँ, डिव, ठीक है। इसको मैंने कहा बैकग्राउंड कलर दे दो ये वाला, इसने दे दिया लेकिन नज़र नहीं आ रहा, क्यों? इसकी हाइट भी नहीं है, बिल्कुल अभी खाली है, तो उसका एरिया ही नहीं है कुछ। इसको हम बोलते हैं विद, हाइट भी तो कितनी 300 पिक्सल, सेम विद, ठीक है। कोई ऐसा मैंने वर्ड नहीं लिखा जो आपको कन्फ्यूजन हो। मैंने कहा हाइट लगाओ इतनी, विद लगाओ इतनी, बैकग्राउंड कर दे दो इतना। इसे कॉर्नर अगर थोड़े से कर्व करने हो मुझे, मैंने कहा बॉर्डर का रेडियस दो, कितना दे दो, 10 पिक्सल दे दो, 10 पिक्सल होगा। सर अगर हमने कोड के अंदर डिव 2-3 बार आ रहा हो तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना होगा, कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, क्लास है। ये है ना क्वेश्चन। अब मैंने आ रहे हैं 3 डिव, तीनों को दे देते हैं ज़रा HR, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ तीनों को अलग अलग स्टाइल दूँ या बीच वाले को अलग दे दूँ। अब क्या करें, अब हम यूज़ करेंगे उसका ID कार्ड। मैंने कहा ID सेकंड डिव मंगाया, यहाँ डिव को ID दी हुई, डिव को स्टाइल दिया हुआ। अब मैं ID दे रहा हूँ यहाँ पे। ID का मैंने तरीका बताया था, ID कैसे रीड होती है, हैश से, जो कि एंकर टैग में हमारा है। उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे मैंने कहा कि आप बैकग्राउंड क्लियर कर दो इसका, इसका लाइट हो गया। अगर इसका मैं थोड़ा सा और चेंज करूँ, ठीक है। अच्छा ये ओवरराइड कर रहा है, ये डिव जितने भी डिव होंगे सबको एक ही तरह से ट्रीट करेगा, वही स्टाइल लगाएगा। लेकिन जिस भी ID में बताऊंगा कि भाई इसके साथ ये काम करना है, सिर्फ उसी के साथ वो चीज़ें होंगी, बाकी किसी के साथ नहीं होंगी। ये बात भी क्लियर है कैसे ओवरराइड हो रहा है। अच्छा बाकी मैं आपको खेलने के लिए देता हूँ, सीधे आप लोग खेलो, बुक आपके सामने होगी। लेकिन एक दो प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखा देता हूँ, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि अभी मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स पढ़ा था, है ना, पढ़ा नहीं था लेकिन हल्का सा हमने और भी देखा था, वो देख लेते हैं। दूसरी बात ये मार्जिन कैसे देते हैं, मतलब स्पेस कैसे देते हैं एक दूसरे में, BR से देते हैं। लेकिन CSS में किस तरह देंगे, मार्जिन बोलते हैं, हाँ जो बॉर्डर है, बॉर्डर के बाहर का स्पेस, पैडिंग बोलते हैं बॉर्डर के अंदर का स्पेस सिंपल गैप नहीं इस्तेमाल करते है। सिंपल गैप की आवाज़ सही है, सिंपल गैप की प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करते। यार गैप की प्रॉपर्टीज तब इस्तेमाल करते हैं जब हम डिस्प्ले, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम OLX की वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें डब्बे चल रहे हैं 6, तो अब मैं बोल दूँ कि भाई इतना इतना गैप दे देना सब में। और गैप की प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे वो भी चलती है। बॉडी को क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बॉडी ये भी इस वक्त पेरेंट है तीनों डिव का। अगर इस तीनों डिव का कोई और पेरेंट होता, मतलब एक और डिव होता, उसके अंदर तीनों डिव होते, तो मैं उसको स्टाइल देता। अभी मैंने इसको बोला गैप 20px, इसने नहीं चलाया। अगर इसको मैं दे दूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, अब चला दिया इसने, ठीक है। तो गैप की प्रॉपर्टी और जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम, सेंटर वगैरह जो भी है प्रॉपर्टी, वो तभी चलती है जब डिस्प्ले फ्लैक्स हो। डिस्प्ले फ्लैक्स का मतलब बस ये होता है कि जो आपका जितना भी डॉम है ना, फ्लेक्सिबल हो जाता है, फिर आप इसको आसानी से ये सब कर सकते हो, प्रॉपर्टी दे सकते हो। अच्छा गैप से हट के, डिस्प्ले फ्लैक्स से भी हट के हम यहाँ आए, अब मुझे स्पेस देना है, तो मैं क्या प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, मार्जिन की, कि मुझे भाई थोड़ा मार्जिन चाहिए। मार्जिन मैंने कहा 10 पिक्सल, इसने क्यों नहीं दी, क्योंकि मैंने बॉडी में लगाई है। इसको मूव कर देता हूँ डिव में, इसने
इसको भी स्पेस दे दी, इसको भी स्पेस दे दी इसमें, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी मूव करके मैं और नीचे ले जाऊंगा तो आप देखिएगा सिर्फ इसने मार्जिन ले ली, इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, इधर से भी, क्योंकि मैंने इसको बोला है, बाकियों को नहीं बोला। अगर मैं बाकी को बोल दूँ तो तीनों पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है सीजर, बहुत इंटरेस्टिंग। शुरू में लगाया तीनों पे। हाँ, शुरू की बात नहीं है, बात ये डिफ पे लगाई है मैंने, तो जितने भी डिफ होंगे सब पे अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, ये मार्जिन का हो गया, पैडिंग का हो गया, हमने विथ हाइट देख ली, बैकग्राउंड कलर देख लिया, कलर देख लिया। एक और चीज़ बता देता हूँ, हमारे पास होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज होवर्ड वगैरह की, जैसे कि मैंने कहा डिव कॉलन होवर्ड। ये क्या करेगी होवर्ड? जब माउस ले जाएंगे तब कलर चेंज हो जाएगा, जो करना चाहे हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ सेकेंड डिव हटाया, ये बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी डाल दी होवर्ड के अंदर। अब चेक करते हैं, सही। इसको जरा बॉडी को बोलते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स करो, ठीक है। अब हम एक काम और करते हैं, ये इसको सेकंड ये आईडी हटा दें, ज़रा 6-7 डिप बनाते हैं। अब देख रहे हो, हालांकि मैंने इसको क्या बोला था, विड्थ कितनी होनी चाहिए इसकी, 300 पिक्सल, लेकिन ये छोटी हो गई, क्यों? डिस्प्ले फ्लैक्स तो क्या हुआ है, लेकिन इसमें कितने अभी 2, 4, 6, 7, अगर मैं इसकी जगह 10 कर दूं और छोटी हो जाएगी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? एक लाइन में आ रहे हैं सारे, तो अपने आप को कंप्रेस कर रहे हैं डिस्प्ले फ्लैक्स की वजह से, कि वो, क्योंकि मैंने कहा डिस्प्ले फ्लैक्स वो एक ही लाइन में आए जा रहा है, जितना भी है सब एक ही लाइन में आ रहा है। अब मुझे बोलना है कि भाई आप जितने एक लाइन में ला सकते हो ले आओ, बाकी दूसरी लाइन में ले आना। उसके लिए क्या बोलेंगे? एक तो डिस्प्ले फ्लैक्स है, अब हम बोलते हैं आप जो फ्लैक्स है आपका, फ्लैक्स कर दो रैप। इससे होगा जितने डब्बे आ सकते हैं आएंगे, बाकी नेक्स्ट लाइन से शुरू हो जाएंगे। इसके लिए मैं इसको परसेंटेज में डिवाइड कर देता हूँ, परसेंटेज। अच्छा, इसको कर देते हैं मार्जिन पैडिंग 0, बाय डिफॉल्ट है ना, इसके अंदर मार्जिन होती है थोड़ी सी। यहाँ से हम बोलते हैं 24%, 24% की जगह 24 VW बोलते हैं। VW मीन व्यू पोर्ट विद, मतलब स्क्रीन की विड्थ, VW। VH कर दोगे तो स्क्रीन की हाइट खुद ही सबके अपने अपने कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अच्छा, 24 करा तो हालांकि इधर 4 आ जाने चाहिए थे, ऐसे ही 24 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 96, है ना। तो मार्जिन को बोलता हूँ 1 VW, ज़्यादा हो गया 0.5 VW, 0.13, बेहतरीन है। 4.33, ठीक। एक काम करते हैं ना, मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप। अब इसको करते हैं ज़रा 5, करते हैं 1.8। भाई इसी तरह कैलकुलेट करना पड़ेगा अच्छे रिजल्ट के लिए। सही है, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। और इसकी हाइट करते हैं ज़रा छोटी, 15। सही है, एक और बढ़ा देते हैं यहाँ पे ताकि सारे डब्बे बन जाए। अब पूरा ये बन गया। अब ये आप लोग बना लें अपने पास। सही है, अच्छा लग रहा है ना। अगर इसमें मैं कुछ और चेंजेस करना चाहूँ बोर्ड के अंदर, जैसे देखो मैं बोलता हूँ क्या करो भाई, ट्रांसफॉर्म कर दो। अच्छा, ये जो काम हो रहा है
मतलब जो कलर चेंज हो रहे हैं बिल्कुल लम्हों में हो रहे हैं ना, पलक झपकते ही ये सारे काम हो रहे हैं मिली सेकेंड्स के अंदर। अगर मैं इसको बोलूँ इसका ड्यूरेशन बढ़ा दो, ट्रांजिशन, इसकी ट्रांजिशन हो रही ना, ट्रांजिशन ड्यूरेशन कर दो 1 सेकेंड। इसको करते हैं 0.5 सेकेंड, इसको ले जाते हैं ऊपर। आज थोड़ी ज़्यादा सेहत पढ़ा दी, लेकिन ये जनरल इंग्लिश आपको समझ तो आ रही होगी, समझ आ रहा है तो फिर कोई मसला ही नहीं है। देख लो कैसा आहिस्ता आहिस्ता 5 सेकेंड नहीं 0.5 सेकेंड, 500 मिली सेकेंड। ये है आपकी स्टाइल शीट, ये डिप बने हुए और ये उसकी स्टाइल है यहाँ पे। फ्लेक्स रैप ये करता है जो भी उसका कंटेनर होता है, मेन कंटेनर, उसको बता देता है कि इसको जितनी भी विक चाहिए इसको लेने दो, बाकी उसको नेक्स्ट नेक्स्ट शुरू करा दो। ये कोड है, इसको अपने पास अप्लाई करें पीसीस के अंदर। और कोई फीडबैक देना चाहेगा कैसी चल रही है क्लासेस? सही से लास्ट क्लास में हुआ था गलती से मेरे से सही रिटर्न वैसे गलती से होता है, रिटर्न करा नहीं जाता। आप लोग असाइनमेंट बहुत अच्छे हैं। वैसे भी असाइनमेंट जो है ना वो टीम देखती है, वो नंबर देती है और उनसे उन्होंने मुझे बताया था तो रिटर्न हो गया तो कोई मसला नहीं है। बाकी इसके अलावा कोई स्पीड कैसी है, कुछ फास्ट है? हाँ ठीक है, किसी को स्लो भी लग रही होगी। अभी तो शुरुआत है, अभी आप लोगों ने देखा ही क्या है। हाँ ये तो होगा, क्योंकि देखो अभी आप लोग जो है ना प्याला लेके आए हो, सही है, और मैं जग से भर रहा हूँ और वो ओवरफ्लो तो होगा, कुछ हिस्सा रह जाएगा, उससे आप लोग अपने प्यास हो जाए। बाकी रोज़ बैठे हैं, पूरा साल है हमारे पास, अपना पूजा बना कर। VW की फुल फॉर्म है व्यू विद, ओ व्यू पोर्ट विद। इसी तरह VH भी है, व्यू हाइट, इसको ये बोल लो स्क्रीन हाइट, स्क्रीन विद, आसानी समझ आने के लिए। क्रिएट फोल्डर मैंने किया था, लिंक का टैग लगाया था और उसमें कंट्रोल प्रेस करके रखा था और होल्ड किया था, तो वो मुझे फॉलो करके ले गया कि यहाँ फाइल है, अगर होगी तो ले जाएगा, नहीं होगी तो क्रिएट का ऑप्शन दे देगा। जो पढ़ा है उसमें से 10% भी अगर आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लेते हो ना, अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल लेते हो, तो समझ लो मामला बिल्कुल बेहतरीन है, सही है। ऊपर कुछ भी नहीं है। कर रहे आप लोग कर रहे हैं?
HTML में अच्छा मैं CSS नहीं दिखा रहा हूँ आपको, आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये देखो, CSS लिखनी है तुम्हें, CSS कॉपी करना है, मैंने लिख ली। ठीक, सही है। अब ये जो आउटपुट है इससे आपको खुद से करेंगे आउट कैसे आएगा, ठीक है। कोड नहीं दिखा रहा। आप में से कोई देखता है कार्लोस उस्मान देखता है? कार्लोस उस्मान, एर्तुगरुल, अब्दुल हमीद, सुल्तान अब्दुल हमीद, सर क्रिप्टो का नहीं सुल्तान अब्दुल हमीद ड्रामा, अब्दुल हमीद ने उस्मान देखी। अब्दुल हमीद भी देखा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, कमाल सियासत। उस्मान के सीजन मैं जो है ना, मेरे पास 2 स्क्रीन है, मेरा सेटअप है, तो एक पे मैं मैक पे मैं ये लाजमी ड्रामा या फिर टीवी सामने उस पर चल रहा हूँ और साथ काम कर रहा हूँ। मैंने अपने अंदर बड़ा फ़र्क महसूस किया है इस तरह करने से। सबटाइटल में देखने के उर्दू में आता है, उर्दू में है, हाँ हाँ। फ्लैक्स रैप इसलिए था कि अगर मैंने इसको बोला हुआ है डब्बे, अच्छा फ्लैक्स रैप का दोबारा सुन लें कॉन्सेप्ट। अगर मैंने एक इमेज को बोला हुआ है कि 300 पिक्सल लो, तो 300 के हिसाब से 4 इमेज मैक्सिमम एक लाइन में आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं 10 इमेज लगा दूँ तो तब भी 10 ही इमेज आ रही थी, तो मैंने कहा भाई फ्लैक्स रैप कर दो। इसलिए होगा कि अगर 3 आनी थी तो 3 ही आएंगी, बाकी नेक्स्ट लाइन से शुरू रहेंगी। अगर फ्लैक्स रैप नहीं करते तो एक ही लाइन में सारे आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे अगर एक 3 के बाद थोड़ी जगह बचने पे हम उसको मार्जिन कम कर दें उसका। बिल्कुल, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लो परसेंट के हिसाब से, ताकि वो रिस्पॉन्सिवनेस वाला हो। स्प्रेड बॉक्स शो नहीं हो हाइट वेट नहीं लगाई होगी। वैसे आप में से यहाँ मेरिट कौन कौन है? अच्छा आप ही हैं, 2 और कोई मेरिट नहीं? सही है, बाकी सब लाइन में हमारी तरह। एक काम करें ना आप, वो जो है ना क्या कहते हैं, वलीद है, वलीद नहीं आया आज। अच्छा आप आसपास कोड शो क्यों करूँ, ये थोड़ी देर देख लो बस, मैं आता हूँ।
मार्जिन लेवल इसलिए लगाया है कि वरना डब्बे एक दूसरे से चिपक जाएगा। अच्छा, जिनका हो गया है, किन किन का हो गया वैसे? ठीक है, कोड में नहीं दिखाऊंगा, ये भी कर लो, मैंने बीच में नाम लिखा है। मैं जल्दी से ज़रा है ना फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ नोट करो, मैं जितनी भी स्क्रीन जूम करता जा रहा हूँ, ये डब्बे छोटे नहीं हो रहे, उतने ही रह रहे हैं। वजह डिस्प्ले फ्लैश का मसला नहीं होता, नहीं नहीं नहीं, उससे मसला नहीं होता। फ्लैश स्लैब का मतलब तो ये भाई जो भी विद है दे दो, बिल्कुल जो भी मेरी विद है उसका मैंने बोला स्क्रीन का इतना ही हिस्सा लेना, स्क्रीन चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए ये उतना ही हिस्सा लेना है, ठीक है, मतलब 24%। कोड नहीं लगेगा। अच्छा ये बताओ यार, नाम किससे आएगा? नाम या सेंटर किससे आएगा? अगर टैक्स अलाइन सेंटर करोगे तो टैक्स सेंटर में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ आएगा, नीचे नहीं आएगा। चारों तरफ से सेंटर में कैसा आएगा? डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, ये दो तीन प्रॉपर्टियाँ एक साथ यूज होंगी। क्या होगा सर? डिस्प्ले फ्लेक्स ये होगा कि जो आपका नाम है फ्लेक्सिबल हो जाएगा, फिर आप इसको बोलोगे जस्टिफाई कंटेंट जो है मेरा सेंटर में कर दो, आपका कंटेंट जस्टिफाई आपके सेंटर में आ जाएगा। फिर आप बोलोगे आइटम जो है मेरी उसको अलाइन कर दो सेंटर में, अलाइन आइटम सेंटर, तो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगी, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगी। तो ये एशिया में या कोई नहीं समझ आ रहा। एचटीएमएल में ये CSS देखो, ये नाम है, मुझे इसको सेंटर में करना था, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। हॉरिजॉन्टल सेंटर करने के लिए मैंने बोल दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, डिव में CSS। डिव को क्यों बोला, टेक्स्ट को क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो उसका पेरेंट है डिव। मैंने कहा अपने बच्चे को संभाल के रखो, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में कर दो, उसने कर दिया। ये तभी करेगा जब इसका डिस्प्ले फ्लेक्स होगा। ये कोड है, चलाएं और समझ के करें, समझ के।